हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप रैंकिंग पर। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएमएलटी बीएमएलटी का सिलेबस और एमसीक्यू की सीरीज। तो हमने एमसीक्यू की सीरीज में 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 4th पार्ट है। ठीक है, तो 4th पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 तक देखने वाले हैं। ठीक है, नंबर 51, द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी इज, सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी बेसोफिल। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी बताना है हमें। सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी हमारे कौन सी होगी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है हमारा मोनोसाइट। सही आंसर इसका मोनोसाइट। ठीक है, समझ लेते हैं साइज कैसा होता है डब्ल्यूबीसी का। इसमें जो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट, उसका डायमीटर होता है, ये हमारी मोनोसाइट है, इसका डायमीटर होता है हमारा 12 to 20 म्यूएम। मतलब साइज में कितना है? 12 to 20 म्यूएम। इसका जो न्यूक्लियस रहता है वो कौन से शेप का रहता है? किडनी शेप का। ये आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस में, वो है हमारा किडनी शेप का न्यूक्लियस है। तो ये मोनोसाइट क्या करता है? मोनोसाइट टिश्यू में जाकर माइक्रोफेजेस बनाता है और माइक्रोफेजेस हमारी फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस क्या होता है? जैसे आपके पास कोई भी बैक्टीरिया आया तो बैक्टीरिया को किल करना, इंगल्फ करने की प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को मोनोसाइट क्या करेगा? इसको अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा। इंगल्फ करने के बाद बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ के उसको डीनेचर करके डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा। ठीक है, उसके बाद इओसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, जितने भी ऑप्शन है हम उनका साइड डायमीटर देख लेते हैं। बेसोफिल, बेसोफिल का डायमीटर होता है 10 to 14 म्यूएम। ठीक है, हमारा लिम्फोसाइट का डायमीटर होता है 7 to 12 म्यूएम। न्यूट्रोफिल का डायमीटर होता है हमारा 10 to 12 म्यूएम और इओसिनोफिल का भी सेम होता है 10 to 12 म्यूएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52, द मोस्ट एबुडेंट डब्ल्यूबीसी इज। एबुडेंट का मतलब होता है कि सबसे अधिक, सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? ऑप्शन है हमारा ए इओसिनोफिल, बी ऑप्शन बेसोफिल, सी ऑप्शन न्यूट्रोफिल, डी ऑप्शन मोनोसाइट। तो सबसे ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है हमारे ब्लड में? हमारा सही आंसर है न्यूट्रोफिल, सी। ठीक है, ये हमारी न्यूट्रोफिल का शेप है, आप डायग्राम में देख सकते हो। इसमें छोटे छोटे लोब रहते हैं, न्यूक्लिएटेड लोब रहते हैं, जिसको 1 2 3 4 ऐसे दिख रहे हैं आपको न्यूट्रोफिल के अंदर। उसमें ये ग्रेनुलेटेड है तो इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये हमारी न्यूट्रोफिल का शेप है। ठीक है, ये टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट होता है? न्यूट्रोफिल हमारे टोटल डब्ल्यूबीसी का 50 to 70% होता है। ठीक है, 50 to 70% हमारा न्यूट्रोफिल होता है। उसके बाद 70% ये क्या करता है? बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्स डब्ल्यूबीसी, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल ही होती है। ठीक है, 50 to 70 मीटर न्यूट्रोफिल रहता है हमारी बॉडी में। उसके बाद लिम्फोसाइट कितना रहता है? तो हमारा लिम्फोसाइट रहता है 20 to 40%। इओसिनोफिल अपना रहता है 1 to 4%। बेसोफिल रहता है 0.5 to 1% और मोनोसाइट रहता है 2 to 8%। ठीक है, ये टोटल डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, इओसिनोफिलिया इज कॉमनली सीन इन।
इयोसिनोफिलिया कॉमनली कहाँ सीन होता है, कौन सी कंडीशन में सीन होता है हमें इयोसिनोफिलिया? तो ऑप्शन है एलर्जी, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी मलेरिया। ठीक है, इयोसिनोफिलिया हमें सब कहाँ दिखता है? एलर्जी की कंडीशन में। जब भी हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होती है तो इयोसिनोफिलिया की कंडीशन हो जाती है। इयोसिनोफिलिया का मतलब होता है कि ब्लड में इयोसिनोफिल की काउंट सामान्य से अधिक होना। ठीक है, मुख्य रूप से एलर्जिक रिएक्शन कौन कौन सी? अस्थमा हो गया, स्किन डैमेज हो गई, उनमें एलर्जिक रिएक्शन होती है तो इयोसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है। और ऑप्शन क्या थे हमारे? टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है? टाइफाइड में डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या हो जाता है? लो हो जाता है। डेंगू में क्या होता है? डेंगू में प्लेटलेट का काउंट लो हो जाता है। ठीक है, और मलेरिया, मलेरिया क्या करता है? मलेरिया आरबीसी को डैमेज करता है तो आरबीसी का काउंट क्या होता है? इसमें लो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन एडल्ट मेल इन अप्रोक्सीमेटली। नॉर्मल हीमोग्लोबिन एडल्ट मेल में कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? ऑप्शन ए है 8 to 10 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन बी है 13 to 17 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन सी है 20 to 25 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन डी है 5 to 8 ग्राम पर डीएल। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा 13 to 17 ग्राम पर डीएल। मेल में एचबी ज्यादा क्यों होता है? हीमोग्लोबिन फीमेल के कंपेयर में ज्यादा क्यों होता है? पहले हम फीमेल का देख लेते हैं, फीमेल में एचबी कितना होता है। तो फीमेल में एचबी होता है हमारा 12 to 15 ग्राम पर डीएल। ठीक है, मेल में एचबी ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि मेल में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? एरिथ्रोपोइटिन जो आरबीसी को बनने में हेल्प करता है, एरिथ्रोपोइटिन को क्या करता है? उत्तेजित करके उसको बढ़ा देता है। जब एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होने लग जाएगा तो आरबीसी क्या होगी? आरबीसी ज्यादा बनने लग जाएगी, और आरबीसी ज्यादा बनेगी तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन स्टोर होगा। जैसे जैसे आरबीसी की क्वांटिटी बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, इसीलिए मेल में हीमोग्लोबिन फीमेल के कंपेयर में ज्यादा होता है, क्योंकि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन बहुत लो, बहुत माइनर क्वांटिटी में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, सीरम इज प्लाज्मा विदाउट। सीरम प्लाज्मा में क्या निकालने पर बनता है? प्लाज्मा में ऐसी क्या चीज हम निकाल देंगे तो सीरम बन जाएगा? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी क्लोटिंग फैक्टर, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो प्लाज्मा क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है जिसमें वाटर, प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर ये सभी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तीनों चीजें किसमें प्रेजेंट रहती हैं? प्लाज्मा में। ये हमारे ब्लड का क्या है? लिक्विड पार्ट है। जब इसमें से जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्या करेंगे? हम रिमूव कर देंगे। रिमूव किया हमने क्लॉटिंग फैक्टर, तो वो बचा हुआ जो पार्ट रहेगा लिक्विड उस वो क्या बन जाएगा? सीरम। ठीक है, कैसे? कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव होगा? तो फिब्रिनोजन। ये आपको दिख रहा होगा, ये नीचे वाला ब्लड क्लॉट बन गया है और ऊपर लिक्विड पार्ट है वो सीरम है। और इसमें जो ट्यूब यूज की है दोनों का कैप अलग अलग है, तो जो पर्पल कैप वाली ट्यूब है उसमें क्या मिला हुआ है? एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? एंटीकोगुलेंट एक ऐसा केमिकल है जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, तो इसमें एंटीकोगुलेंट एड है, तो ये हमारा क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, और इसमें ये विदाउट एंटीकोगुलेंट, इसमें एंटीकोगुलेंट नहीं है, प्लेन वाइल है, तो इसमें हमारा ब्लड क्या हो गया? क्लॉट हो गया। जब भी कहीं कट लगता है तो वहां पे ब्लड जमा हो जाता है और ऊपर क्या बन जाता है? क्लॉट बन जाता है, और आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट सा लिक्विड दिखता है, हल्का सा व्हाइट व्हाइट सा बूंद जैसा दिखता होगा आपको, तो वो व्हाइट व्हाइट क्या रहता है? वो रहता है हमारा सीरम। ठीक है, तो ये एक समझ लेते हैं इसे कि जैसे मान लो कि ये सीरम आपका कैसे बना। सीरम आपका बनेगा, आपने प्लाज्मा, आपके पास प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, उसमें से क्या रिमूव करेंगे हम? उसमें से रिमूव करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर।
क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर रिमूव किया, कौन सा क्लोटिंग फैक्टर? तो उसका नाम है फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? सीरम। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे वाटर, प्रोटीन, क्लोटिंग फैक्टर ये सब प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। जब प्लाज्मा में से हम क्लोटिंग फैक्टर रिमूव कर देते हैं या फिर एंटीकोगुलेंट नहीं डालते हैं तो वो एयर के संपर्क में आने से ब्लड हमारा क्लोट हो जाता है और फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो लिक्विड मटेरियल बचता है वो हमारा सीरम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। The anticoagulant used in coagulation test is option A EDTA, option B sodium citrate, option C heparin, option D oxalate। जो एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं कोगुलेशन टेस्ट के लिए वो कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है? सोडियम सिट्रेट। ठीक है, सोडियम सिट्रेट कौन सा वाला यूज करते हैं? तो एंटीकोगुलेंट के लिए, कोगुलेशन टेस्ट के लिए हम सोडियम सिट्रेट करते हैं 3.2% वाला। इसका कैप कैसा रहता है? तो इसका स्काई ब्लू कलर का कैप रहता है। ठीक है, कोगुलेशन स्टडी में क्या क्या टेस्ट होते हैं? तो पीटी, आईएनआर, एपीटीटी, इन सब के लिए यूज किया जाता है। यह ब्लड में मौजूद कैल्शियम के साथ, किसके साथ? कैल्शियम के साथ जुड़कर क्लोट बनाने की प्रोसेस को रोकता है। ठीक है, इस इसके लिए लाइट ब्लू टॉप यूज होता है जिसके लिए ब्लड को एंटीकोगुलेंट रेशो, ब्लड और एंटीकोगुलेंट का रेशो 9:1, यानी कि 9 पार्ट आपका ब्लड, 1 पार्ट आपका एंटीकोगुलेंट यूज होता है। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास ईडीटीए। ईडीटीए में कौन सी? ईडीटीए में पर्पल कलर के टॉप वाली ट्यूब यूज होती है। वो किसके लिए होता है? सीबीसी के लिए और हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होता है। हिपेरिन ग्रीन कलर की वायल यूज होती है और मोस्टली केमिस्ट्री और ब्लड गैसेस के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है जिसको हम सोडियम फ्लोराइड या सोडियम फ्लोराइड के साथ साथ ऑक्सीलेट भी यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 57। एलाइजा इज मेनली बेस्ड ऑन, एलाइजा मेनली किसके बेस पर काम करता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, सेल कल्चर या सेंट्रीफ्यूजेशन। तो इसका सही आंसर है हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है? एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे हमारा एलाइजा का फुल फॉर्म है। एलाइजा क्या करता है? एंटीजन एंटीबॉडी की स्पेसिफिक बाइंडिंग के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है उनका जो बाइंड होगा, जैसे हमारा ये एंटीजन है, ये एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड होगा, उसके बाइंड होने की जो प्रोसेस रहती है उसके ऊपर हमारा एलाइजा काम करता है। ठीक है, इसमें एंजाइम से बना हुआ एंटीबॉडी और एंटीजन को यूज किया जाता है जो सबस्ट्रेट डालने पर कलर चेंज करता है, कि जब भी हमने सबस्ट्रेट डाला तो वो कलर को चेंज करता है। कौन कौन से टेस्ट में एलाइजा का यूज करते हैं? तो हम टेस्ट है HIV, HBsAg, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस E वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, ऑल हेपेटाइटिस वायरस के लिए इसका यूज किया जाता है और अन्य इन्फेक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। डेंगू में डेंगू का एलाइजा मेथड, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, इन सब के लिए इसकी एलाइजा यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 58। PCR is used for प्रोटीन एस्टिमेशन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ब्लड ग्रुपिंग या यूरिन एनालिसिस। पीसीआर
का यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, ये पीसीआर का हमारा फुल फॉर्म है। इसका मुख्य कार्य है डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को लाखों करोड़ों में कन्वर्ट करना, उस यानी कि उसकी कॉपी बनाना। जैसे आपके पास एक डीएनए है, एक डीएनए की वो लाखों करोड़ों कॉपी बना देगा, ठीक है। तो बहुत सारी कॉपी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड, या डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी कहते हैं। इसका उपयोग जेनेटिक टेस्टिंग के लिए किया जाता है, फोरेंसिक साइंस में वायरल लोड के लिए किया जाता है, जैसे कोविड-19 के लिए, एचपीवी के लिए, एचसीवी के लिए, इन सब का पता लगाने के लिए हम पीसीआर करते हैं, ठीक है। वैसे कोविड में आप लोगों ने पीसीआर का नाम सुना ही होगा, आरटी-पीसीआर का नाम सुना होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म है। कोविड के टाइम सबने सुना होगा आरटी-पीसीआर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 59। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एब्जॉर्बेंस? कौन सा इंस्ट्रूमेंट एब्जॉर्बेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ऑप्शन सी इनक्यूबेटर, ऑप्शन डी ऑटोक्लेव। तो हालांकि सबको पता होगा कि इसके लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? एक मशीन है जो क्या करती है, किसी भी सॉल्यूशन को, जैसे आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को क्या करती है, एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये एक जैसे क्यूवेट है, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज होने वाली ट्यूब बोलती है, इसको क्यूवेट बोलते हैं। क्यूवेट में आपका कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में यहाँ से लाइट दी जाती है, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है और कितनी लाइट आपकी वापस आई है, उसको मेजर करता है, एब्जॉर्बेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो ये कौन से लॉ पे वर्क करती है? तो बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, याद रखना आप, बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ, लैम्बर्ट लॉ के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि किसी भी पदार्थ में कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा, उसका एब्जॉर्बेंस भी उतना अधिक ऑब्जॉर्बेंस भी उतना अधिक होगा, और वही हम रीड करेंगे। माइक्रोस्कोप का यूज कहाँ किया जाता है? माइक्रोस्कोप का यूज ऑर्गेनिज्म को या फिर सेल वॉल को देखने के लिए यूज करते हैं। इंक्यूबेटर को हम इंक्यूबेशन के लिए करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर हमें बैक्टीरिया, वायरस, किसी को भी इंक्यूबेशन करना है, एक टेम्परेचर पे, जैसे हमें 37 पर बैक्टीरिया को इंक्यूबेशन करना है, उसके लिए इंक्यूबेटर का यूज किया जाता है। ऑटोक्लेव का यूज स्टेरिलाइजेशन के लिए किया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस को हमें किल करना है, डिस्ट्रॉय करना, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? ऑटोक्लेव का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60। हॉट एयर ओवन स्टेलाइज बाय? हॉट एयर ओवन कौन सा स्टेलाइजेशन मेथड है? मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, यूवी रेज या गैस? तो हॉट एयर हमारा ड्राई हीट स्टेलाइजेशन है। आप हमें कमेंट करके बताना कि मोस्ट हीट स्टेलाइजेशन मेथड का नाम क्या है। हमने पुराने क्वेश्चन में वैसे इसको कवर किया था, अगर आपने नहीं देखे हैं हमारे पुराने वीडियो लेक्चर तो आप उनको देख लीजिए कि हॉट एयर ओवन क्या है, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन मेथड है, या बैक्टीरिया के स्पोर को ऑक्सीडेशन और प्रोटीन को डीनेचर के द्वारा नष्ट करता है, यानी कि जब ड्राई हीट यानी गरम एयर दी जाती है, एक ऐसा मशीन रहती है हमारी हॉट एयर ओवन, उसमें हमने सामान रखा रहता है, जो भी ग्लासवेयर वगैरह रखे हैं, ग्लासवेयर में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी से ये पूरा चेंबर गर्म हो जाता है। चेंबर में कितना टेम्परेचर देते हैं हम? 160 डिग्री, जिसे आप
2 हावर के लिए 2 हावर के लिए रखा जाता है। 170 डिग्री पर इसको 1 हावर के लिए और 180 डिग्री पर, यहाँ लिख देते हैं 180 डिग्री पर इसको हाफ आवर के लिए या फिर 13 मिनट के लिए इसको रखा जाता है इंस्ट्रूमेंट को। के लिए इसको रखा जाता है। 160 पे 2 हावर, 170 पे 1 हावर और 180 पे हाफ हावर या 13 मिनट। आप ये याद रखना, एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और मोस्टली 160 डिग्री वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखना। उसमें ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज होता है, ठीक है। बैक्टीरिया को कैसे किल करता है, तो प्रोटीन को डीनेचर करके, उनके प्रोटीन पार्ट को डीनेचर करके या फिर स्पोर को ऑक्सीडेशन करके किल करता है, ठीक है। हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें आप कमेंट में मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है वो हमें आप कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से 70। ओके, थैंक यू।